अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। सोसाइटी के सेगमेंट में आज हमारा एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर की शुरुआत हमने एक कहानी से की थी। कहानी शहर आए हुए 15 साल के उस युवा की थी जो अशोक विहार की एक पार्क से होकर गुजर रहा था और वहाँ के रेजिडेंट्स के द्वारा पीट पीट कर मार दिया गया था। हमने ये समझा था कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को यदि हमें डील करना है तो हमें सोशल इश्यूज़ को डील करना होगा। हमने उसके तहत आगे बढ़ते हुए ये देखा कि हम पहले ये भी एक बार समझें कि मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड रिस्क हैं कौन से। आज हम इन पर भी चर्चा करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसमें चर्चा करते हुए हमने पहले रिसोर्स डिप्लीशन के टॉपिक को पकड़ा था और उसमें हमने आपको ये समझाया था कि रिसोर्सेज आर फाइनाइट। जैसे कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, आप कोल की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल जो आप बर्न करते हैं दे आर फाइनाइट, ये ख़त्म हो जाएंगे एक समय में। इनका डिप्लीशन तो हो रहा है, ये एक बात है, इस पर अक्सर चर्चा होती है। हमने बात की थी कि हमें और रिसोर्सेज पे भी बात करनी है जो बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं। हम उन पर बात करते हुए पानी पर चर्चा कर रहे थे कि वाटर एक ऐसा रिसोर्स है, मेजॉरली द फ्रेश वाटर, जो बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है। हम अपनी इसी चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे और सारे के सारे चैप्टर को कलात्मक ढंग से वाइंड अप कर देंगे। मुझे स्टिक दे दीजिए प्लीज़। देखिए, जब हम रिसोर्स डिप्लीशन की बात करते हैं, वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। कई तरह से वाटर इंडस्ट्रियल पर्पसेस से भी यूज़ होता है। मैनी ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, अर्बन लाइफ बिना पानी के नहीं चल सकती है। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, चाहे वो क्लीनिंग है, बाथिंग है, कुकिंग है और ड्रिंकिंग है, ये पानी पर निर्भर रहती हैं। और खेती बाड़ी यानी कि इरिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, तो वाटर इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। और इन सभी प्रोसेसेस की खासियत है कि ये फ्रेश वाटर पर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि आप सैलाइन या ब्रैकिश वाटर यूज़ कर लें, ये फ्रेश वाटर पर डिपेंडेंट है। नेचुरली हमारे प्लेनेट में बहुत पानी है, लेकिन फ्रेश वाटर बहुत ही कम है। उस पानी का बहुत ही कम प्रोपोर्शन ही फ्रेश वाटर है। इसको हम डिप्लीट कर रहे हैं कई तरीक़ों से, जिसमें से एक तरीका हमने ये समझा था कि लंबे समय से हो ये रहा है कि एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस को सपोर्ट करने के लिए हम जिस तरह की इरिगेशन टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, उन इरिगेशन टेक्निक में सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो यूज़ होती है दैट इज़ द वाटर लॉगिंग टेक्निक। यानी कि हम मोटर से पानी निकालते हैं डीप बोरवेल के थ्रू और उसे खेतों में खड़ा करते हैं। पानी यदि पैडी को लगाया जा रहा है, यानी कि राइस को जब पानी लगाया जाता है तो पानी खेतों में खड़ा रहता है। अब तक हम इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते आए हैं। इसके तहत ग्रेजुअली पानी खेत में आगे बढ़ता है, ज़मीन में सीप इन होता है, सॉइल में सीप इन होता रहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लंबे समय तक पानी लगाने पर जो खेत हैं वो पानी में इमर्ज हो जाते हैं, थोड़े डूब जाते हैं और पैडी को इस तरह का खड़ा पानी चाहिए भी होता है, हम उसको प्रोवाइड करते हैं। मेन एस्पेक्ट ये है कि समय बढ़ने के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स को सपोर्ट करने के लिए, बढ़ती हुई आबादी को बड़ी मात्रा में फसलें उपलब्ध कराने के लिए हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जैसे बीज पैदा कर लिए जिनकी यील्ड बहुत ज़्यादा है। और ऐसे सीड्स की एक खासियत है कि ये ऐसे ही क्लाइमेट में हो सकते हैं जो क्लाइमेट ज़्यादा वेट ना हो, यानी कि जहाँ पर अधिक रेनफॉल ना होता हो। ये क्लाइमेट कंडीशन लगभग 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की होती हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न आंध्रा, तमिलनाडु। ये वो क्षेत्र हैं जो अच्छे खासे तरीके से पैडी को हाई यील्डिंग वैरायटी सीड की कैटेगरी में सपोर्ट करता है। लेकिन यदि विचार किया जाए तो 75 सेंटीमीटर रेनफॉल इज़ नॉट अ गुड रेनफॉल फॉर द पैडी, कुछ भी नहीं है। भारत जैसा देश जिसमें ये रेनफॉल भी पूरे वर्ष में 3 महीने में ही सीमित होता है, दैट इज़ ड्यूरिंग द मॉनसून पीरियड। ऐसे में आपको पैडी कल्टीवेशन करना है तो क्या करना होगा? आपको निर्भर करना पड़ेगा अंडरग्राउंड वाटर सोर्स पे, ट्यूबवेल के पानी पर आपको निर्भर करना पड़ेगा। इसके तहत होता यह है कि कई हज़ारों लाखों वर्षों में तैयार हुए अंडरग्राउंड वाटर एक्वेफर्स
ज़मीन के नीचे वाटर एक्वेफर्स हैं, यानी कि पानी के जलाशय हैं जिनमें पानी जमा रहता है, आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर का एक्सट्रैक्शन होता है और वो ज़मीन के ऊपर खड़ा किया जाता है। इसके तहत तेज़ी से पानी उन एक्वेफर से सूख रहा है। ये एक बड़ी समस्या है जो आज का समाज देख रहा है। खेती अच्छी हो रही है, अच्छी पैदावार भी हो रही है, इंडिया पैडी में सरप्लस रहता है और ये क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, आंध्र के कोस्टल एरियाज़ ये अच्छी खासी पैडी कल्टीवेशन करके भी दे रहे हैं। लेकिन आज किसान भी कई परेशानियों से जूझ रहा है। कारण ये है कि हम तेज़ी से वाटर को एक्सप्लॉइट करने की वजह से आज ड्रिंकिंग पर्पस से पानी की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। ये समस्या बड़े स्तर पर शहरों में है, इनसे भी कई बड़े स्तर पर ये ग्रामीण स्तर पर है। आज इसकी इतनी कमी है कि सरकारों को डेडिकेटेडली जल की योजनाएं चलानी पड़ रही हैं। घर घर जल की योजना आज केंद्र सरकार चला रही है और हर घर पानी, हर घर नल जैसे स्लोगन्स आज प्रमोट किए जा रहे हैं। भारत के महानगरों में, बड़े बड़े महानगरों के तहत चेन्नई एक ऐसा महानगर है जिसमें कि लोगों ने भारी किल्लत पानी की देखी। पीने योग्य लोगों के पास पानी नहीं था, ऐसे में टैंकर के माध्यम से पानी दिया जाता था, जिससे एक सामाजिक समस्या और उत्पन्न हुई कि टैंकर माफिया पैदा हुए और दूसरी सामाजिक समस्या यह उत्पन्न हुई कि वो इतना महंगा पानी रहता है और वो इतना कम रहता है कि उसके ऊपर इन्फ्लुएंशियल सेक्शन का ही कंट्रोल होता है। ऐसे में जो मार्जिनलाइज्ड या वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसका उस पानी पर भी अधिकार नहीं रहता। वो और ज़्यादा गिरावट की ओर जाता है और उसके जीवन का स्तर गिरता है, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड वाटर पीने के लिए मजबूर होता है, वो अधिक बीमारियों से ग्रस्त होता है, उसकी माली हालत यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक बिखर जाती है। ऐसे में वो हमेशा हमेशा के लिए पॉवर्टी, हंगर और अनएम्प्लॉयमेंट के ट्रैप में चला जाता है। तेजी से ख़त्म किया क्या जा रहा ये पानी इस तरह से समाज को नुकसान दे रहा है। इसके कई और नुकसान भी हैं। आपके द्वारा पानी जब ज़मीन पर इकट्ठा रखा जाता है तो आपको ये समझना होगा कि ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा रहता है, पानी का वाष्पीकरण अधिक होता है। ऐसे में बड़े पैमाने पर सब सॉइल सॉल्ट्स पानी के साथ घुल करके ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं और ऐसे में सॉइल के ऊपर एक लेयर बिछ जाती है सॉल्ट्स की। इससे सॉइल एल्कलाइन हो जाती है। एल्कलाइन सॉइल खेती योग्य नहीं रहती है। ये ऊसर, रेह या कल्लर भूमि के रूप में जानी जाती है। तेज़ी से आपका एग्रीकल्चर लैंड इनफर्टाइल होता जा रहा है। इससे एक और समस्या उत्पन्न होती है कि लंबे समय तक आप उन जगहों पर वाटर लॉग करके रखते हैं, पानी लॉग करके रखते हैं और इसका नुकसान ये होता है कि सॉइल वहाँ पर कंसंट्रेट होने लगती है। जब हम वाटर लॉगिंग करते हैं तो सॉइल कंसंट्रेशन होने लगती है और क्योंकि नेचुरली वो ड्राई रीजन है, वहाँ पर पानी होना नहीं चाहिए था। ऐसे में जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन तो हो नहीं रहा, आप आर्टिफिशियली वहाँ पर पानी दे रहे हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जब प्रेसिपिटेशन के साथ सेटिस्फाई हो जाता है, ऐसे में जब आपने पानी नहीं लगाया और इवेपोरेशन का रेट वहीं तक बना हुआ है तो बहुत डीप लेयर्स तक पानी ख़त्म हो जाता है ज़मीन में, यानी कि सॉइल से बहुत डीप लेयर तक मॉइस्चर चला जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन उसी अमाउंट पर पानी सीक कर रहा होता है और वो भूमि में होता नहीं, तो जो बची कुची नमी है वो भी चली जाती है। तो इसके बाद आप भूमि को कंसंट्रेट होते देखेंगे और बड़ी बड़ी दरारें नज़र आएंगी। इस तरह से भूमि बंजर हो जाती है। तो भूमि बंजर हो रही है, भूमि कल्लर हो रही है, कई तरह की समस्याएं आपके सामने आज उभर करके आ रही हैं। इन्हीं क्षेत्रों में नहरों के माध्यम से भी पानी दिया जाता है और उसके तहत यही समस्या मैंने जो आपके सामने बताई अभी कि वहाँ पर भी एल्कलिनिटी की समस्या उत्पन्न होती है। अंडरग्राउंड एक्वेफर्स के सूख जाने की वजह से जो एरियाज़ कोस्टल एरिया के क्लोज हैं, वहाँ पर इन अंडरग्राउंड एक्वेफर्स में सेलाइन वाटर आकर के जमा होता है और ऐसे में आपके घरों में पीने योग्य जो पानी है वो नमकीन और खारा होने लगता है। ऐसी समस्या आपको सूरत के इलाकों में, गुजरात के कोस्टल एरिया में भरपूर मिलेगी। वहाँ पर तेज़ी से
पानी खींचे जाने की वजह से अंडरग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से पास लगते हुए समुद्री क्षेत्र को जो ज़मीन का अंदरूनी पानी दबाव डालता था और समुद्र का पानी दूसरी ओर रहता था, वहाँ से एक्वेफर से पानी सूखने की वजह से अब समुद्री पानी सीपेज हो करके उन एक्वेफर्स में फिल हो रहा है और घरों में आने वाला पानी आज की डेट में ब्रैकिश है। और इसी तरह से आप उस जल को मोटर से निकालते हैं और खेतों में आने वाला पानी भी अब ब्रैकिश हो रहा है। इस तरह से भी भूमि बर्बाद हो रही है। वाटर टेबल के नुकसान होने का एक तरीका यह भी है कि आप तेज़ी से हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल्स को जब यूज़ करते हैं, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है और उस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और इसी की वजह से तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है उन जोग्राफिकल रीजन्स में। इसी का कारण है कि आपको ट्रेमर्स भी फील होते हैं, लैंडस्लाइड जैसी चीज़ें होती हैं और अर्थक्वेक्स भी आते हैं, क्योंकि एक आइसोस्टैटिक बैलेंस का सिस्टम होता है ज्योग्राफी में, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। ग्लेशियर्स के इस तीव्र गति से बहने से नदियों की जो वाटर एकोमोडेटिंग कैपेसिटी है, ग्लेशियर्स के द्वारा बह करके आया पानी उस एकोमोडेटिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर जाता है। ऐसे में फ्लड आते हैं, पानी बिना इस्तेमाल के ही समुद्र तक पहुंच जाता है और समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इससे लो लाइंग एरिया में रह रहे लोगों को और आइलैंड नेशंस को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो धीरे 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 पानी में जा रहे हैं। उनका बहुत ही फर्टाइल एरिया, एग्रीकल्चरली रिच एरिया समुद्र में डूबता चला जा रहा है, उन्हें नुकसान हो रहा है। कुछ इस तरह की समस्याएं आपको पानी की कमी से देखने को मिलती हैं। रिसोर्स डिप्लीशन इस तेज़ी से हो रहा है। आने वाले समय में यदि आपको किसी तरह के कन्फ्लिक्ट नज़र आएंगे, वो जल के आधार पर नज़र आएंगे। मैंने कल के लेक्चर में बताया था, आज ही के समय में आप देख लें, भारत में बेअंत इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं। आप देखें तो सतलुज यमुना लिंक कनाल को लेकर के ही बड़े स्तर पर डिस्प्यूट है भारत और पंजाब और हरियाणा में। इंदस नदी को लेकर के भारत पाकिस्तान में, ब्रह्मपुत्र को लेकर के चीन, भारत और बांग्लादेश में, मेकोंग नदी को लेकर के चीन और बहुत सारे बाकी मुल्क जैसे कि वियतनाम की बात आती है, जैसे कि लाओस की बात आती है, कंबोडिया की बात आती है। इन सभी मुल्कों में कई तरह की तनातनी बनी रहती है जल संसाधनों को साझा करने को लेकर के, क्योंकि वाटर सोर्सेस कम हैं। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, तेज़ी से बढ़ता हुआ शहरीकरण यानी कि नगरीकरण और तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन, सब कुछ पानी पर ही निर्भर है। चाहे आप एनिमल हस्बेंड्री कर लें और चाहे आप किसी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोसेस को अंजाम दे दें, ये सभी पानी पर ही निर्भर है। सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पानी पर ही निर्भर है। ना तो आरसीसी कंक्रीट बन सकता है, ना तो ब्रिक बॉन्ड्स डेवलप हो सकते हैं बिना पानी के, क्योंकि सीमेंट की बॉन्डिंग के लिए आपको पानी की ही ज़रूरत पड़ती है। तो जल बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रिसोर्सेज तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं। इसकी वजह से आज कई तरह के कन्फ्लिक्ट्स हैं और उन कन्फ्लिक्ट्स का जिक्र हम अभी करेंगे, मैंने कल भी किया था। केवल वाटर ही नहीं, सॉइल भी एक ऐसा रिसोर्स है जो हज़ारों लाखों वर्षों में बनता है और वो तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है। इसके भी अनेक कारण हैं। एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि तेज़ी से मनुष्य ने ज़मीन को परिवर्तित किया। आज आप जिन क्षेत्रों में जाते हैं, हो सकता है वहाँ पर कभी जंगल हुआ करते थे, लेकिन आज आपको बड़ा सा एग्रीकल्चरल फार्म नज़र आएगा। उनके द्वारा किए गए कई बंदोबस्त नज़र आएंगे। हो सकता है वो उस क्षेत्र में वाटर कंजर्वेशन कर रहे हों, तो वो वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज़्म और ऑपरेटर्स एक नए तरह के लैंड यूज़ प्रैक्टिस का ही नमूना है। लेकिन जब आप ये एग्रीकल्चर करते हैं और इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से जब आप इसमें फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, वो फर्टिलाइज़र्स की लेयर्स ना केवल सॉइल पर जमा हो रही हैं, वो पानी के आने से, उसमें घुल करके बह जाने से आसपास की लेक, पॉन्ड्स और रिवर को भी पॉल्यूट कर रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा कि लेक्स में इससे जुड़ा हुआ एक फिनोमेना होता है जिसको कि हम डेड लेक की संज्ञा देते हैं। मुझे बताएं उस फिनोमेना का नाम क्या है? यूट्रोफिकेशन। खेतों में डाले जाने वाले इन्हीं फर्टिलाइज़र्स यानी कि इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को जब पानी में घुला करके बरसात सरफेस रन ऑफ की फॉर्म में अपने साथ ले जाती है और वो आसपास की लेक्स में जमा होता है, तो वहाँ पर एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सेस ऑफ मरीन लाइफ को इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेशन जन्म देता है, जैसे कि एल्गी, और उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होती है।
तो फर्टिलाइज़र्स की वजह से भूमि यानी कि वही सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर रही है, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को भी नुकसान है और आसपास के जल स्रोत भी उसकी वजह से पॉल्यूट हो रहे हैं। ये एक समस्या है। दूसरा कारण ये है कि तेज़ी से सॉइल इरोड हो रही है। आज बड़े स्तर पर हिमालय की बात करें या फिर दक्षिण में पेनिनसुलर प्लेट्यूज की बात करें, विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से पहाड़ों की खुदाई कर रहे हैं। आज नहरों से लेकर के टनल तक, हाईवे से लेकर के हवाई पट्टियों तक, हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बनने की वजह से पहाड़ों की ढलानों को काटा जा रहा है। इसकी कटाई की वजह से तेज़ी से पहाड़ दरक रहे हैं, खिसक रहे हैं और तेज़ी से अपर लेयर फर्टाइल सॉइल जल में घुल करके बह रही है, क्योंकि आप पहाड़ों से पेड़ों को काट रहे हैं। जितनी तेज़ी से पेड़ कटेंगे उतना ही वाटर बॉन्डिंग कैपेसिटी माउंटेन्स की रिड्यूस हो जाएगी। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध करके रखती हैं। पेड़ों की कैनोपी यानी कि पेड़ों का झाड़ वर्षा की बूंदों को ज़मीन से सीधे संपर्क से आने में रोकता है। जब पेड़ कट जाता है, वर्षा की बूंदें सीधे भूमि से संपर्क में आती हैं। जहाँ भी पानी की बूंद गिरती है वहाँ से मिट्टी उछलती है और उछल करके लूज़ होकर के बहते हुए पानी के साथ बह जाती है। इसे रेन स्प्लैश एक्टिविटी कहते हैं। आज चाहे नदियों के क्षेत्र हों या पहाड़ों के क्षेत्र हों, तेज़ी से गली इरोजन की एक्टिविटी एक्टिवेट हो रही है। नदियों के दोनों तटों को छोटी छोटी रिवुलेट्स काट रही हैं। इसे गली इरोजन के प्रोसेस से जानते हैं। तो इरोजन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आज नदियाँ भारी भरकम सेडिमेंट लोड लेकर के बह रही हैं। इसकी वजह से नदियों के तल भरते जा रहे हैं। नदियों की वाटर एकोमोडेटिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है। नदियाँ ज़्यादा फ्लड प्रोन हो चुकी हैं और नदियाँ तेज़ी से इस मिट्टी को ले जा रही हैं, जिसकी वजह से आज फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल भी रिड्यूस हो रही है। देखिए फिनोमेनास कैसे आपस में कनेक्टेड हैं। आपका ये दायित्व बनता है कि आप कैचमेंट एरिया में अपर रीचेस ऑफ द रिवर में पेड़ ना काटें। पेड़ों का बना रहना ज़रूरी है। पेड़ कटने से सॉइल भी इरोड हो रही है और पेड़ कटने से ही मॉइस्चर की भी कमी आ रही है, वर्षा की भी कमी आ रही है। रिवर इससे फ्लड प्रोन भी हो रही है और एक्चुअल में इसी से ड्रॉट कंडीशंस भी क्रिएट हो रही हैं। ये फिनोमेनाज एक समय में नेचुरल थे, लेकिन आज ह्यूमन इंटरवेंशंस का लेवल इतना ज़्यादा है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये नेचुरल हैं। ये बड़े पैमाने पर एंथ्रोपोजेनिक हैं। ये ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से हैं। दे आर मैन मेड। इनमें तीव्रता आई है, इनमें फ्रीक्वेंसी आई है, इनमें इंटेंसिटी आई है। इनके नंबर्स बढ़ चुके हैं, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी, और हर इवेंट पहले से ज़्यादा घातक है, दैट इज़ द इंटेंसिटी। तो ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से तेज़ी से ब्रिक्स बनाने के लिए ज़मीन जो कि बहुत उपजाऊ है उसकी मिट्टियों को काट लिया जाता है और इसकी वजह से भी इस सॉइल का नुकसान हो रहा है। बड़े स्तर पर जंगलों में लगने वाली आग और खेतों में लगने वाली आग की वजह से भी अपर लेयर सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं। तो इस तरह से बड़े स्तर पर ज़मीन को नुकसान पहुंच रहा है। सॉइल इरोजन एक बड़ी एक्टिविटी है। जिन कोस्टल एरिया पर किसी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए, विकास के क्रम में लालच इतना सर्वोपरि हो गया है कि उन कोस्टल एरिया के बनाए हुए रेगुलेशंस को भी बार बार ब्रेच किया जाता है। वहाँ पर निर्माण कार्य होते हैं, जिसकी वजह से उन कोस्टल एरिया की वो फर्टाइल सॉइल भी आज की डेट में हाई लेवल इरोजन के प्रोसेस को प्रोन हो चुकी है। कुछ समय पहले मेरे ही लेक्चर्स में कवर किया गया था कि ईस्टर्न इंडिया के किसान आज जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिन क्षेत्रों में वो बसा करते थे उनकी फर्टाइल सॉइल तेज़ी से इरोड हो रही है, क्योंकि उनके आसपास चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उस जो नेचुरल बैरियर्स क्रिएट होते थे समुद्र के और लैंड के बीच में, उन नेचुरल बैरियर्स को ब्रेच करते जा रहे हैं। हमने तेज़ी से मैनग्रोव फॉरेस्ट काट दिए जो कि समुद्र के किनारे होते थे, जिसकी वजह से अब समुद्र की लहरें भीतर तक आती हैं। हाई टाइड्स का इम्पैक्ट भीतर तक होता है और इसकी वजह से वो तेज़ी से मिट्टी को अपने साथ घुला करके ले जा रही हैं। मिट्टी तीव्र गति से काटी जा रही है। जल स्तर बढ़ने से भी समुद्र का, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जल स्तर बढ़ने से भी मिट्टियों की कटाई अधिक हो रही है। नदियों के रूट छोटे हो रहे हैं क्योंकि जल का स्तर बढ़ रहा है समुद्र का। नदी समुद्र में ही गिरती है, नदियों का रूट छोटा हो रहा है, नदियों का पानी लेटरली फैल रहा है। वो दोनों दिशाओं में आगे बढ़ने के बजाय दाएं बाएं फैल रहा है। इसका भी नुकसान हो रहा है। कोस्टल एरिया में
समुद्र के ऊपर चढ़ने पर, नदी का रास्ता छोटा होने पर नदी और समुद्र का पानी इकट्ठा होता जा रहा है, यानी कि तेज़ी से वह क्षेत्र जलमग्न होते जा रहे हैं और वो सॉइल जो कि हाईली फर्टाइल सॉइल थी वो पानी में डूबती जा रही है। ये ठीक नहीं। इस तरह की प्रक्रियाएं एक्टिवेट हो रही हैं। इस तरह से इसे सॉइल डिप्लीशन भी कहा जा सकता है। इन रिसोर्सेज पे भी हमें बात करनी होगी। हमें देखना होगा कि उन कोस्टल एरिया में वो जो मछुआरे हैं उनके इंटरेस्ट क्या हैं। हमें रिजॉर्ट्स बनाने हैं, हमें अच्छी अमेजमेंट एक्टिविटीज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और हमें टूरिज़्म को बढ़ावा देना है। कहानी फिर वहीं पर आ जाएगी कि ये किस वर्ग के लिए है, इस विकास का लाभ किसको है। देश जब इस विकास के राह पर बढ़ेगा उसका लाभ किसको है। ऐसे में हम टूरिज़्म को यह कह करके प्रमोट करें कि वो ऑल इन ऑल सभी की मदद करता है, ये हो सकता है एग्जैजरेटेड हो। हमें देखना पड़ेगा कि इस तरह के यूनिवर्सल कॉज क्या कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को भी हेल्प करते हैं या ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रेंथेंड ग्रुप्स को ही हेल्प करते हैं। कई बारी कॉजेज़ यूनिवर्सली प्रमोट किए जाते हैं, बट आप बिल्कुल भी गलती ना करें, वो यूनिवर्सल बेनिफिट भी देते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं। बहुत से ग्रुप्स उनकी वजह से सफ़र भी करते हैं और यही रीज़न कन्फ्लिक्ट का बनता है। आप देखेंगे कि यही कारण है, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की माइनिंग के लिए कोई वहाँ पर माइनिंग कंपनी आना चाहती है और या फिर किसी तरह के रिजॉर्ट्स या टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए कोई वहाँ पर आना चाहता है, तो वहाँ के लोकलाइट्स अक्सर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी लाइवलीहुड के लिए जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें तो डिवास्टेट कर ही दिया जाएगा, लेकिन यहाँ से हार्नेस होने वाली वेल्थ में उनका शेयर कोई भी नहीं होगा। इसकी वजह से वो लोकलाइट्स इन कंपनियों के, इनके प्रमोटर्स के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट करते हैं, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को ब्रेच करते हैं, इनको थ्रेटेंड भी करते हैं और ऑलवेज़ लोकलाइट्स के बीच में और प्रमोटर और डेवलपर या इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में आपको कन्फ्लिक्ट विटनेस होते नज़र आएंगे। कई मूवीज़ की ये स्टोरी भी रह चुकी है। दैट इज़ द मेन आस्पेक्ट। इस तरह से अगर हमें सही मायने में एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करना है, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हमें इन सोशल कन्फ्लिक्ट्स को भी एड्रेस करना है। स्टेक होल्डर्स कौन हैं, हमें उन्हें भी आइडेंटिफाई करना है और यूनिवर्सल कॉजेज़ ट्रू सेंस में यूनिवर्सल हों, हमें इस बात का ख्याल रखना है। इस तरह से भी नुकसान हो रहा है। तेज़ी से हम कई तरह के हैबिटेट्स को लॉस करते जा रहे हैं, चाहे वो मरीन, चाहे वो ग्रासलैंड्स और चाहे वो फॉरेस्ट हैबिटेट्स हों। हम आज की डेट में इनका नुकसान कर रहे हैं। इनके नुकसान की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, फ्लोरा एंड फौना ख़त्म होता जा रहा है। आप ये कहेंगे कि फ्लोरा एंड फौना के ख़त्म होने से क्या ही अंतर पड़ता है, कुछ पक्षी मर भी जाएं तो क्या अंतर पड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप मुझे कृपया उसका उत्तर दीजिएगा। क्या आपने अपने जीवन काल में कभी भी पीपल का पेड़ लगाया है? आप अपने बुज़ुर्गों से पूछें क्या कभी उन्होंने लगाया है। आप उनसे भी पीछे जा कर के किसी से पूछें कि क्या उन्होंने लगाया है, और आप नर्सरी से ला करके लगा लीजिए। लग जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा। पीपल का पेड़ ऐसे नहीं लगता, उसके लगने की एक अपनी प्राकृतिक प्रक्रिया है। पक्षियों के द्वारा जब उसके बीज को निकला जाता है, अपने ख़ास तरह के एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स की लेयर जब उस बीज पर चढ़ाई जाती है और फिर वही पक्षी का जो एक्सक्रीटा है जब वह ज़मीन में दफन हो जाता है, वहीं से वह वृक्ष उगता है। इसलिए आपको अमूमन इस तरह के क्षेत्रों में मिल जाएगा जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते कि किसी ने उसे उगाया भी है, लेकिन हो सकता है आपके लगाने पर वो कभी भी ना हो। जल के स्रोत जहाँ भी हैं वहाँ पक्षी आते हैं, चाहे वो पानी की टंकी का एरिया है, चाहे वो किसी पार्क में लगे हुए टैप का एरिया है, और उसी स्रोत के आसपास आप देखेंगे कि पीपल पनप जाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र का संबंध पक्षी के साथ है। पक्षी जल की तलाश में वहाँ आता है। ये एक पेड़ की कहानी थी। पूरी तरह से ऑर्गेनिजम्स की लाइफ आपस में कनेक्टेड है। आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आप एक ऐसा बीज पैदा कर सकते हैं जिसकी क्षमता है कि वो बहुत अधिक दाना धारण करेगा, ये तो उसकी क्षमता है। लेकिन इस क्षमता को पूर्ण रूप से रियलाइज करने के लिए जरूरी ये है कि वो उस स्तर पर प्रजनन की क्रिया करे, और प्रजनन की क्रिया के लिए आपको बहुत सारे एजेंट्स की ज़रूरत है जो इस प्रकृति में होते हैं। यदि वह एजेंट्स ही मर जाएंगे फूड चेन की खात्मे की वजह से,
तो आप कुछ भी उगा नहीं पाएंगे। ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप फूलों का पौधा लगा सकते हैं, बीज या सैपलिंग, ये आपके ऊपर है। फूल उगाना आपकी क्षमता नहीं। वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से उगते हैं और वो उसी के थ्रू होंगे। ये दरवाज़ा खोल दो यार। क्लास में ना ड्राइनेस होती है अजीब सी कुछ देर बोलने के बाद, और उसकी वजह से ये समस्या पैदा होती है, जो मैंने नोटिस किया। इतनी बात समझ में आई मेरे बच्चों? तो हम जब ग्रासलैंड्स को आज डिवास्टेट कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी को भोजन देने के लिए हमें एग्रीकल्चर लैंड एक्सपेंड करना है। हम जब मरीन हैबिटेट को डेवास्टेट कर रहे हैं, क्योंकि तेज़ी से इस्तेमाल हो रही प्लास्टिक, तेज़ी से निकल रहे सीवरेज, तेज़ी से निकल रहे हैं इंडस्ट्रियल स्लजेस, एफ्लुएंट्स, केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, सब कुछ जाकर के समुद्र में जमा हो रहा है। आज बड़े पैमाने पर ऑयल टैंकर्स लीक हो रहे हैं, जिसे हम ऑयल स्पिल्स कहते हैं। कई तरह की रिफाइनरीज वहाँ पर काम कर रही हैं, कई तरह की मिनरल एक्सकवेशंस हो रही हैं। ये सब चीज़ें मरीन हैबिटेट को नुकसान कर रही हैं, और ये मरीन हैबिटेट आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि एटमॉस्फेयर में ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कई गुना बढ़ सकता था, या यदि ओशियन में ये कैपेसिटी ना होती वो कार्बन को सीक्वेस्ट कर ले। तो ओशियन बड़े पैमाने पर कार्बन एब्जॉर्प्शन करता है, आपके लिए संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। ओशियन इसी आधार पर कर पाता है कि ओशियन में वेजिटेशन है, ओशियन में भी लाइफ है। वो लाइफ का संतुलन बने रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम इन हैबिटेट्स के लॉस को करके बायोडाइवर्सिटी की लॉस की ओर बढ़ रहे हैं, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस जितनी तेज़ी से बढ़ेगा, इसमें से कुछ स्पीसीज़ ऐसी भी हैं जो भारत के प्रति एंडेमिक है, जो भारत में ही पाई जाती हैं, वह स्पीसीज़ भी ख़त्म होती जा रही हैं। इन स्पीसीज़ के ख़त्म होने का कारण ही है, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, तेज़ी से वल्चर्स ख़त्म हो रही हैं, तेज़ी से बस्टर्ड्स ख़त्म हो रहे हैं। इन ईगल, इन वल्चर्स के ख़त्म होने की वजह से ये है कि आज बड़े पैमाने पर इनके जो शिकार हुआ करते थे, दैट इज़ द टिड्डी, वो टिड्डियाँ आज हड़कंप मचा रही हैं पूरी पृथ्वी पर। यदि ये ईगल और वल्चर्स होती, टिड्डियों का सफाया कर देती इनको खा करके। तो प्रेडेटर मार दिया, प्रे उत्पात मचा रहा है। इसकी वजह से हमें एक बैलेंस रखना जरूरी है। यदि ये बैलेंस नहीं रहेगा, सब नाश हो जाएगा। आई बात समझ में? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम इस तरह से, चाहे फ्लोरा का लॉस हो, चाहे फौना का लॉस हो, चाहे वाटर का लॉस है, चाहे सॉइल का लॉस है, किसी भी तरह की लाइफ का लॉस है, या किसी भी तरह के फिज़िकल एलिमेंट का लॉस है, हम बायोफिज़िकल प्रोसेसेस को हार्म कर रहे हैं। और बायोफिज़िकल प्रोसेसेस इकोलॉजी के लिए कितने ज़रूरी है मैंने आपको बताया, और इकोलॉजी किस तरह से सोसाइटी को शेप करती है मैंने आपको बताया। तो जिस इकोलॉजी से सोसाइटी शेप हो रही है, जिस इकोलॉजी पर सोसाइटी निर्भर है, सोशल इंटरेक्शंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल स्ट्रक्चर उस इकोलॉजी पर निर्भर है। ऐसे में इकोलॉजी इतनी तीव्र गति से यदि बदलेगी, और वो भी फॉर द नेगेटिव, तो इससे आपको नुकसान ही देखना, इससे आपको कन्फ्लिक्ट ही देखने को मिलेंगे। जैसे तेज़ी से आज मैन एंड एनिमल के कन्फ्लिक्ट हैं। आप जंगल के क्षेत्र में जाइए, जंगल का क्षेत्र कम होता चला जा रहा है, लकड़ियाँ चुनने के नाम पर ही सही, खेती को बढ़ावा देने के नाम पर ही सही, पशुपालन के नाम पर ही सही। तेज़ी से जंगली क्षेत्र या तो ग्रासलैंड में बदल दिया जा रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है विकास के नाम पर, सड़कें बनाई जा रही हैं, जलाशय सूखते चले जा रहे हैं, गांव की आबादी बढ़ रही है। ऐसे में शिकारियों के लिए, यानी कि ऐसे जानवरों के लिए जो शिकारी जानवर होते हैं, प्रेडेटर्स, उनके लिए शिकार क्षेत्र घटता जा रहा है, उनके लिए शिकार भी घटता जा रहा है। ऐसे में वो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं लोगों को उठाने या उनके पशुओं को उठाने, और जब भी वो जानवर, शिकारी जानवर गांव में आते हैं, गांव के लोगों के द्वारा लाठी और डंडों का शिकार होते हैं। ऐसे में मैन एंड वाइल्ड कन्फ्लिक्ट बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रहे हैं, ये समस्या का कारण है। ये मैन एंड वाइल्ड कन्फ्लिक्ट बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ इस मैन एंड वाइल्ड कन्फ्लिक्ट का एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि इस कन्फ्लिक्ट की भेंट भी वही चढ़ रहा है जो सेक्शन वीकर है, जो पुअर है, जो सेक्शन उस विलेज में रिच है, जिस सेक्शन के पास सरप्लस एग्रीकल्चर लैंड होगा, या जिस सेक्शन के पास एग्रीकल्चर के अलावा कई और तरह के ऑक्यूपेशंस होंगे, कई तरह की लाइवलीहुड के सोर्सेज हैं, शायद वो इन कन्फ्लिक्ट से भी ज़्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि उसके पास एनवायरनमेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो बच सकेगा। लेकिन जो मार्जिनलाइज है, जो पशु चराने तक ही जीवन सीमित रख रहा है, जो इस बात पर निर्भर है कि उसे मजबूरी में पशु चराने ही हैं, उसे उस ग्रासलैंड पर डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि
ले दे करके कम्युनिटी लैंड के नाम पर वही लैंड रहने दिया है। बड़े स्तर पर सरकार ने कई तरह की परियोजनाओं के तहत कम्युनिटी लैंड का इस्तेमाल कर लिया है। कहीं पर बस अड्डे बना दिए गए, कहीं पर हवाई अड्डे बना दिए गए, कहीं पर वाटर टैंक खोद दिया गया है, कहीं पर स्कूल बना दिया गया है, कहीं पर अस्पताल बना दिया गया है, कहीं पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दिया गया है। कई तरह की चीज़ों का निर्माण आज इन क्षेत्रों में हो चुका है, जिसकी वजह से जो नेचुरल लैंड अवेलेबल रहते थे फॉर द पर्पज़ ऑफ ग्रेजिंग, वो आज अवेलेबल नहीं है। ऐसे कम्युनिटी लैंड अवेलेबल ना होने की वजह से जिनके पास पैसा था उन्होंने ज़मीनें खरीद करके अपने मालिकाना हक जमा लिए हैं। ऐसे में इन लोगों के पास कोई अवसर नहीं है कहीं और पशु चराने का। कम क्षेत्र तक ही इन्हें सीमित रहना पड़ता है, और अगर उससे कहीं बाहर आगे जाएं तो उन जंगल के क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स के नियमों को तोड़ते हैं, तो इनका अतिक्रमण वहाँ से होता है, इनके झगड़े सरकार के साथ वहाँ शुरू होते हैं। और जब इन्हें दिखता है कि इन संसाधनों को हमने पोषित किया हज़ारों लाखों वर्षों तक हमारे पुरखों ने, और हमारे ही इस पर अधिकार नहीं है, तो ये किसी भी तरह के प्रयासों से, मैं किसी पर ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन फिर किसी भी तरह से प्रयासों से उन क्षेत्रों में आग भी लगा देते हैं ताकि वो नेचुरली ग्रासलैंड में बदल जाए थोड़े समय में, फिर अपने आप देखी जाएगी। तो ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। आई बात समझ में? जब ये देखते हैं कि हमारा इन संसाधनों पर अधिकार नहीं, लेकिन सरकार का इस पर कंट्रोल है, जिसकी वजह से सरकार ने फॉरेस्ट ऑफिसर्स बैठाए हैं, और वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स तस्करों के साथ मिल करके इन पेड़ों की तस्करी करवा रहे हैं। ऐसे में इन लोगों का गुस्सा फूट उठता है उन लोगों के साथ जो कि तस्करी करा रहे हैं, और ऐसे में कन्फ्लिक्ट होते हैं। ये भी इसलिए क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनरशिप एंड कंट्रोल किसके पास है? तो एक लंबी लड़ाई चल रही है कि हम पर्यावरण का रक्षण करेंगे, हम जंगलों को बचाएंगे, जंगल के संसाधनों को भी बचाएंगे। पहले अधिकार हमें दे दीजिए, हमें जंगलों पर हमारा अधिकार दीजिए, हमें कम्युनिटी राइट दीजिए, हमें हमारा विकास दीजिए, हमें हमारी एग्जिस्टेंस दीजिए, तब जा करके सोशल इशू एड्रेस कर दीजिए, एनवायरमेंटल इशू एड्रेस हो जाएगा। आई बात समझ में? सो दैट इज इंपॉर्टेंट। पोल्यूशन, मैनी टाइप ऑफ पोल्यूशंस आर देयर, लेकिन हम जिस पोल्यूशन की बात कर रहे हैं दैट इज एयर पोल्यूशन। आज बड़े स्तर पर हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स, मैं फिर से वही कहानी, मोटर व्हीकल्स आप इनको चलाते हैं, इंडस्ट्री की चिमनियों से निकलता हुआ धुआं, ये सभी जो एग्जॉस्ट हैं इनके अंदर हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं, और बड़े स्तर पर पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह की गैसेस जमा हो रही हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं जीवन के लिए। इसके तहत इसी हवा को जब आप ब्रीथ इन करते हैं तो आपको कई तरह की पल्मोनरी डिजीजेस होती हैं। COPD एक आम बात हो चुकी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, सांस की बीमारी, अस्थमा यानी कि दमे की बीमारी, छींकें, स्किन के ऊपर रैशेज, आंखों में जलन, नाक में राइनाइटिस यानी कि नाक में भी जलन, ये अमूमन आज हर घर की बात हो चुकी है। और ये सब कुछ वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। शहरों के क्षेत्रों में बढ़ता हुआ तेज़ी से वायु प्रदूषण, और परिस्थितियां यहाँ तक आ चुकी हैं कि इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली में स्कूल हफ्ते भर के लिए बंद किए गए। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है। इसके तहत भी कौन बर्बाद हो रहा है? जो एयर प्योरीफायर यूज़ कर सकते हैं, जो गाड़ियों में रह सकते हैं, जो घरों के अंदर रह सकते हैं, जो एयर कंडीशनिंग को यूज़ कर सकते हैं, और कई तरह की मेडिसिन और इक्विपमेंट्स और न्यूट्रिशन को सपोर्ट कर सकते हैं, वह भी इसको एस्केप कर जाएंगे। जो इसकी बलि चढ़ेगा वो वही होगा जो सोशली इकोनॉमिकली वीकर होगा, डिप्रेस्ड होगा और मार्जिनलाइज सेक्शन है। वो तेज़ी से बीमारियों में ग्रसित होकर के सेहत के बिगड़ने की वजह से अपने मेजॉरिटी ऑफ द डेज अनप्रोडक्टिव डेज में बदल लेगा। उसकी लाइवलीहुड पर असर पड़ेगा, उसकी अर्निंग पर असर पड़ेगा, वो और हंगर एंड पॉवर्टी में जाएगा, न्यूट्रिशन लेवल गिरेगा, डिजीजेज उसको पकड़ेंगी, और मेडिसिनल खर्चों में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस की वजह से वो एक पेरिनियल साइकिल ऑफ पॉवर्टी में चला जाएगा। उसका इस देश में कोई विकास वो नहीं देख पाएगा। और यहीं से शुरुआत होती है सोशल क्राइम्स की, यहीं से शुरुआत होती है कन्फ्लिक्ट्स की। दैट इज़ द कंडीशन, दैट इज़ द रियल सिचुएशन। केवल और केवल एयर पोल्यूशन ही नहीं, जो चिमनियों और गाड़ियों से निकल रहा है, सबसे बड़ी समस्या अगर आप देखें जो आप नोटिस नहीं करते, भारत में बेअंत पैमाने पर घरों में इस्तेमाल होने वाले वह चूल्हे जहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, गोबर चलाए जाते हैं। इसकी वजह से जो अनप्लैंड चूल्हे बना लिए जाते हैं इंडोर में या आउटडोर में, चिमनियाँ प्रॉपर नहीं बनाई जाती हैं, उनकी हाइट का ख्याल नहीं रखा जाता है, और इस तरह के फ्यूल को बर्न करना जो कि
लगभग हरी लकड़ियों जैसा फ्यूल होता है, जो कि लकड़ियाँ भी पूरी सूखी ना हो। इससे अधिक धुआं पैदा होता है और वो धुआं घर में, गांव में गृहिणियों के जीवन में जब एंटर करता है तो उनको कई तरह की बीमारियां ग्रस्त कर लेती हैं। तो वुमेन और मैन में से वुमेन काफ़ी अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में सफ़र कर रही है, क्योंकि हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, चाहे वो इसे बालन कहते हैं पंजाबी में, चाहे वो इस फ्यूल को इकट्ठा करना हो, चाहे फिर इस फ्यूल को बर्न करना हो, कुकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वुमेन के ऊपर ही है। और तेज़ी से उन्हें कई तरह की अस्थमा, दमा, एलर्जी के रोग पकड़ रहे हैं। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी और कम होती चली जाती है, बीमारियों को ग्रस्त होती हैं। उनकी सामाजिक परिस्थिति तो पहले से ही कमज़ोर है, थोड़ी बहुत बीमारी ग्रसित होने से भी समाज में जो उससे एक्सपेक्टेड है कि इसे सबकी सेवा करनी है, वो वह नहीं कर पा रही होती हैं। इससे उनकी सामाजिक परिस्थिति और गिरती है और कमज़ोर होती है। वो कई तरह के सामाजिक उलाहने, ताने और कटाक्षों के अधीन हो जाती हैं। यह भी एक कारण है। ख़ास तौर पर इस पॉल्यूशन को भी डील करना होगा, और इसी को डील करने हेतु कई तरह की योजनाएं, जैसे कि उज्ज्वल योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अगर बिना करप्शन के सही नंबर्स में, सही टाइम पर, सही क्वालिटी में चीज़ें डिलीवर की जाएं कुकिंग फ्यूल के तौर पर, जैसे कि हम एलपीजी के तौर पर आज डिलीवर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ग्रामीण स्तर पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की महिलाओं का जीवन सुधर सके। उन्हें क्लीन कुकिंग फ्यूल की ओर कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमें ग्रामीण क्षेत्रों से यह पॉल्यूशन दूर करना बहुत ज़रूरी है, यदि हम ये चाहते हैं कि वुमेन का एम्पावरमेंट हो। वुमेन के एम्पावरमेंट के हेतु ये करना ज़रूरी है। और यदि एक बारी मेन और वुमेन में हो रही इस डिस्क्रिमिनेशन और वुमेन की सफरिंग को हम एड्रेस करते हैं, इस सोशल इशू को एड्रेस करते हैं, तो एनवायरमेंटल कंसर्न भी काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएगा। केवल यही नहीं कि एयर पोल्यूशन है, अभी मैं समझा के हटा, वाटर पोल्यूशन भी एक बड़ा मेनेस है। चाहे घरों से निकलते हुए सीवरेज हैं, चाहे फैक्ट्रियों से निकलते हुए केमिकल एफ्लुएंट्स हैं, और चाहे खेतों से निकलते हुए न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइज़र ओरिएंटेड पानी है। ये सिर्फ और सिर्फ तालाब, झीलों को ही नहीं, नदी और समुद्र को भी दूषित कर रहा है। तेज़ी से पानी कंटेमिनेट हो रहा है। आज कई तरह के इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में पानी में कई हैवी मेटल्स घुल चुके हैं, कई तरह के हैवी मेटल्स, जिंक, कैडमियम से लेकर के हर तरह की आज उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। और आपको कैंसर से लेकर के प्रोस्टेट से होते हुए कई तरह की ब्रीदिंग, कॉग्निजेंस से जुड़ी हुई बीमारियां, दिमागी बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, स्किन की इश्यूज़, बेअंत समस्याएं पैदा हो रही हैं। ये सभी चीज़ें इस कारण से हो रही हैं क्योंकि जल बड़े स्तर पर दूषित हो रहा है, चाहे फिर वो लेड है। मैंने इसके बारे में डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है। तो आज पानी दूषित है। पहले तो फ्रेश वाटर कम बहुत है, दूसरा जो कम है वो भी लोपसाइडेड मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत कम, शहरों को बहुत अधिक, खेतों को कम, फैक्ट्रियों को अधिक। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यदि आप पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इरिगेशन में बड़े स्तर पे जाता है, एग्रीकल्चर में। आई बात समझ में? लेकिन जब फिर उसे इरिगेशन की बात करेंगे तो उसे जब पूरे भारत के स्तर पे देखेंगे तो फिर वो सिर्फ फ्यू पॉकेट्स में ही कंसंट्रेटेड है, क्योंकि 65% आज भी भारत का एग्रीकल्चर रेनफेड है, वर्षा पर निर्भर। केवल 35% या जो जल पर निर्भर है, वो 35% भी कुछ पॉकेट्स में सीमित है। आई बात समझ में? तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। तो मेन एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि आज हम जल को जब दूषित कर रहे हैं, इसकी समस्या क्या है? शहरों में अनप्लान डेवलपमेंट की वजह से जो हमने शेल्टर्स वर्कर के लिए नहीं बनाए, होम मेड्स के लिए नहीं बनाए, वो सभी लोग जिन पब्लिक लैंड्स पर रहने के लिए मजबूर हैं, वो सभी के सभी पब्लिक लैंड्स इसी तरह के पॉल्यूटेड वाटर को ही एक्सेस कर पाते हैं। चाहे वो रेलगाड़ी के किनारे, हाईवे के किनारे या किसी नाले, नदी के किनारे बैठे हैं, वो झुग्गी झोपड़ियों के लोग इसी तरह का पानी पीते हैं, बीमार होते हैं, आपके घरों में भी आते हैं, बीमारी फैलती है, उनका स्वयं का जीवन स्तर प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, बच्चे कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। भारत की इस तरह की युवा फौज यदि इतनी शारीरिक रूप में कमज़ोर होगी तो भविष्य का भारत क्या होगा, हमें इस पर भी विचार करना है। यदि हम ये बात करते हैं कि भारत के पास एक अच्छा खासा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि एक अच्छी खासी जनसंख्या है जो कामकाजी है, जो युवा जनसंख्या है, हमें इस पर भी विचार करना होगा कि युवा केवल अच्छे खासे घरों या में ही नहीं पलते, वह झुग्गियों में भी पल रहे हैं। वह भी युवा है, उसे भी देश के विकास में योगदान देना है। उसकी सेहत,
उसकी दिनचर्या, उसकी लाइफस्टाइल और उसकी बीमारियों का ख्याल भी हमें ही रखना है।